मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का संविधान की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा भारत की अनुसूचियों को, ठीक है, संविधान की अनुसूचियों को, और उससे पहले हमने पढ़ा था संविधान सभा को, उससे पहले लोकतंत्र को पढ़ा, उससे पहले फिर संविधान का एक हमने परिचय कराया था। हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने उसको एक विस्तृत एवं गहन अध्ययन के साथ पढ़ा है। ठीक है, एक विस्तृत एवं गहन अध्ययन के साथ पढ़ा है, और भाग को भी वैसे उसी प्रकार से देखेंगे। हालांकि भाग को हम सोच रहे थे कि प्रस्तावना के बाद सीधे एक एक भाग पर आया जाए। ठीक है, जैसे भाग एक पढ़ेंगे जब सबसे पहले, तो उसमें है संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख। कितना? 1 से 4 तक का उल्लेख है। तो हम सोच रहे थे कि भाग 1 से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पहले प्रस्तावना पढ़ा लिया जाए, प्रस्तावना के बाद भाग 1 से। लेकिन हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाग के बारे में बताया गया हो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भाग के बारे में बताया जाएगा, और भाग से प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उन सभी को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो का, तकरीबन 10 मिनट का, तो समझिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिएगा कि संविधान सभा में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं मेरे प्यारे मित्रों? कुल 22 भाग हैं। और संविधान सभा के जो 22 भाग हैं, इनमें 3 बार संशोधन होकर जोड़ा गया है। जैसे समझिएगा, सॉरी 3 बार नहीं, मतलब 3 खंड जोड़ा गया है। जैसे भाग 9 है ना, भाग 9 में क्या जोड़ा गया है? भाग 9 क और भाग 9 ख, ये 2 जोड़ा गया है। और यहाँ देखेंगे भाग 4 क। ठीक है, तो कभी कभी जब प्रश्न बनता है तो यहाँ पर बस इसी पॉइंट को समझ लीजिएगा कि जब प्रश्न बनता है, जैसे इस बार जो पुलिस हुआ था, इससे पहले वाले पुलिस परीक्षा में, उसमें पूछा था कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, और ऑप्शन में 22 नहीं दिया था। ऑप्शन में 22 नहीं दिया था, तो 22 के अलावा एक ये जुड़ा है तो 23 हो गया, और एक ये जुड़ा है 24 हो गया, एक ये जुड़ा है 25 हो गया, और ऑप्शन में 25 था, और जब हमने सर्च किया तो हमको 25 ही आंसर मिला। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। यदि आगे ऐसा प्रश्न बनता है या पूछता है कि संविधान के कुल कितने भाग हैं, अगर ऑप्शन में 22 है तो 22 टिक करेंगे, यदि 22 नहीं है तो 25 टिक करेंगे। कितने? 25 टिक करना है। ठीक है, 25 हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम आते हैं बारी बारी एक एक भाग पर। ठीक है, और भाग पर आने से पहले समझिएगा, हमने बताया कि कुल कितने भाग हैं? 22 भाग, और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो देखिएगा ये जो 22 भाग है, ठीक है, और ये 395 अनुच्छेद है। देखिए एक एक भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेदों को रखा गया है। एक एक भाग में, जैसे भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद को रखा गया है, भाग 2 में 5 से 11 तक के अनुच्छेद को रखा गया है। तो इसी प्रकार से 22 भाग में कुल जितने अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। तो 22 भाग में 395 अनुच्छेद को एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, रख दिया गया है। जैसे इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिए ये क्या है? ये बुक है। ठीक है, जब ये बुक आप खोलेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा। ठीक, एक चैप्टर जब मिलेगा, उस चैप्टर के अंतर्गत कुछ पॉइंट होंगी। ठीक, उस चैप्टर के अंतर्गत कुछ पॉइंट होंगी, तो वो जो पॉइंट है उन्हें आप अनुच्छेद मान लीजिए, और जो चैप्टर है उसे क्या मान लेंगे आप? भाग मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ समझिएगा कुल 22 भाग हैं, और हम लोग 22 भाग को नहीं पढ़ेंगे। जो ज़रूरी है और जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है, बस उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाग 1 से। मेरे प्यारे मित्रों, भाग 1 में कहा गया है, किसका उल्लेख है? भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्रों का। किसका? संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 1 में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि जब हम अनुसूची पढ़ रहे थे तो हमने बताया था अनुसूचियाँ कितनी होती हैं? 12 अनुसूचियाँ होती हैं। और 12 अनुसूची में जो पहला अनुसूची है, हमने वहाँ पर भी बताया था कि पहले अनुसूची में किसका उल्लेख है? संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, तो चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, इन तीनों में ही संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अगर अनुसूची 1 पूछे तो अनुसूची 1 में भी क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और अनुच्छेद 1 पूछे तो क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही तो हमारा महत्वपूर्ण है। जो संघ और राज्य क्षेत्र मिलकर के क्या बनता है? हमारा इंडिया या भारत बनता है। ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए संघ और राज्य क्षेत्र को भाग 1 में भी रखा गया है, अनुसूची 1 के तहत रखा गया है, और अनुच्छेद 1 के तहत रखा गया है।
ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भाग 1 है उसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख है। 1 से 4 तक के अनुच्छेद का उल्लेख है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम अनुच्छेदों का डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम भाग पढ़ेंगे, जब हम भाग 1 पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, कब पढ़ेंगे? इस वीडियो के बाद, जस्ट इस वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद बारी बारी से एक एक भाग पढ़ेंगे। पहले भाग 1 पढ़ेंगे, फिर भाग 2, फिर भाग 3, भाग 4, भाग 5, ऐसे ही करते करते हम सारे 22 भाग को भी पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ 395 अनुच्छेद भी खत्म कर लेंगे। इसी के साथ हमारा संविधान भी खत्म होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा और आप लोग थोड़ा धैर्य बना के पढ़िएगा, ठीक है। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, और भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। देखिए, प्रश्न ऐसे ही बनता है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का, अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? तो भाग 1 में किया गया है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब समझिएगा, अब अगर आपसे पूछे भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है मेरे प्यारे मित्रों नागरिकता है, ठीक है। भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता किस अनुच्छेद में है? नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ठीक है। अतः भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, ठीक है, नागरिकता का उल्लेख है। और जो नागरिकता का उल्लेख है, अगर अनुच्छेद में पूछे तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में उल्लेख है किसका? नागरिकता का। लेकिन यहाँ पर आप अनुच्छेद अभी मत पढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। यहाँ पर बस इतना पढ़िए कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? अब जैसे समझिएगा, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, ठीक। जब हमारा संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब एक देश, ठीक। अब जब देश है तो उसमें जो नागरिक होंगे उन्हें जो नागरिकता प्रदान की जाएगी उसी देश के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो कैसे मिलेगी, ठीक है, तो नागरिकता कैसे मिलती है, उसका प्रावधान कैसे छीन जाती है, उसका प्रावधान, सब कुछ का प्रावधान किस में किया गया है? इसी अनुच्छेद 5 से 11 तक, या फिर भाग 2 में। यहाँ पर आप भाग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भाग को याद रखिए कि भाग 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ओके, अब आते हैं भाग 3 पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। यदि आप किसी देश में रहते हैं, ठीक है, किसी देश में रहते हैं, तो वहाँ पर जो नागरिक हैं, ठीक, पहले तो देश हुआ, देश के बाद नागरिकता हुआ, और नागरिकता के बाद जो क्या है? तीसरे भाग में मूल अधिकार है। अतः वहाँ जो नागरिक रहते हैं उस देश में, किसी देश में जो नागरिक रहते हैं उन्हें कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, ठीक है। संविधान के द्वारा कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए होते हैं। वैसे ही हमारे देश भारत में भी सभी नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किया गया है, और उस मूल अधिकार का जो उल्लेख है किसमें किया गया है? भाग 3 में है। और पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो बताना है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। किसको? मूल अधिकार को, ठीक है। किसको? मूल अधिकार को, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब आते हैं आगे। आगे है भाग 4। भाग 4 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अतः जो राज्य कुछ नीतियाँ बनाती है उनका उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 4 में किया गया है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और अगर पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको क्या बताना है? 56 नहीं होगा, 36 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बस आपको यहाँ यही क्लियर करना है, यही तैयार रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि भाग 4 में किसका उल्लेख है, तो आपको बताना है नीति निर्देशक तत्वों का। या फिर ऐसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 4 में, ठीक है। और अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। हालांकि जब हम एक एक भाग का अध्ययन अलग से करेंगे तो उसमें एक एक अनुच्छेद का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब आते हैं भाग 4 क पर। भाग 4 क पर, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब भाग 4 क क्या कहता है हमारा? भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहले तो हमने देखा क्या हुआ? संघ हो गया, संघ के बाद नागरिकता हो गया, नागरिकता के बाद मूल अधिकार हो गया। फिर जिस भी राज्य में आप रहेंगे, यहाँ पर देखिए संघ और राज्यों का क्षेत्र है ना, ठीक है। तो जिस भी आप राज्य में रहेंगे वहाँ के जो नीति निर्देशक तत्व होंगे उनके बारे में बात किया गया है। अगर आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो जो नागरिक हैं उनका कुछ मूल कर्तव्य होगा, ठीक है। उनको कुछ मूल कर्तव्य प्रदान किया गया है। किस भाग के तहत? भाग 4 क। ये याद रखिएगा, किस भाग के तहत? भाग 4
क के तहत, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 51 क के तहत। जब हम मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे तो कितने कर्तव्य हैं उनको भी पढ़ेंगे, 11 हैं उनको भी पढ़ेंगे, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उनको भी पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे विस्तृत तरीके से, ठीक है। एक वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बस भाग के बारे में डिस्कशन चल रही है, ठीक। तो मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। भाग 5 में क्या है मेरे प्यारे मित्रों? भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। किसका? संघ का, या आप कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका का। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 5 में। ये सब जो आते हैं हमारे जितने मंत्रीगण हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और सभी मंत्रिपरिषद हो गए, वो किसके अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे मित्रों? संघ के। किसके? संघ के, या फिर आप कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका के, ठीक है। जब हम भाग 5 पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम भाग 5 को पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका को पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक एक टॉपिक को इतनी विस्तृत तरीके से बताएंगे कि हमको लगता है ये जो आपका भाग 5 है संघीय कार्यपालिका, इस पर कई वीडियो आएगा, ठीक है। कई वीडियो के बाद तब जाके आपका यह क्लियर होगा। और उसी प्रकार से भाग 6 में है राज्य कार्यपालिका, ठीक है। क्या है? राज्य कार्यपालिका, यानी कि राज्यों की जो कार्यपालिका होती है, जैसे राज्यपाल वगैरह के बारे में किसमें दिया गया है? भाग 6 में। बस इतना जानिए कि भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, भाग 6 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है, या फिर राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद पूछे तो संघ का 52 से 78 और राज्य का पूछे तो 152 से 167, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं भाग 7 पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाग 7 पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आपको यह बताने के लिए यहाँ पर लिखे कि जो भाग 7 है, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे उसको तो यहाँ पर वहाँ पर डिस्कस लेवल से, पूरी विस्तृत लेवल से डिस्कस करेंगे कि भाग 7 में क्या था, इसको क्यों हटाया गया, हटाने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। सब कुछ वहाँ डिस्कस करेंगे जब हम प्रत्येक भाग को, एक एक भाग का अध्ययन करेंगे, जैसे कि हमने बताया अभी को, ठीक है। बस यहाँ पर भाग के बारे में जानिए। भाग 7 क्या है? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक। भाग 8 इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भाग 9 है, भाग 8 में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भाग 8 के तहत उनका उल्लेख है। किसका? केंद्र शासित प्रदेशों का। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कभी पूछता है ना कभी पूछा है, ठीक है, इसलिए वहाँ उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। भाग 9 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, भाग 9 कई बार पूछता है, ठीक है। अगर भाग 9 पूछे तो आपको बताना है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, फिर ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 9 में, ठीक है। इसका अनुच्छेद पूछे तो 243, आप बस 243 याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए भी 243, इसके लिए भी 243 और भाग 9 ख के लिए भी 243। जैसे यहाँ पर देखिएगा 243 और 243 क से लेके अड़ तक है, फिर यहाँ त से लेके आगे तक है, फिर उसके आगे तक है, ठीक है। तो ये जो भाग 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछेगा भी, ठीक है। अतः जो भाग 9 है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अगर भाग 9 क पूछे, अगर भाग 9 क पूछे तो किसका उल्लेख है? नगर पालिका या फिर नगर पंचायत का उल्लेख है। किसमें? भाग 9 में, ठीक है। अगर भाग 9 क में नगर पंचायत का। अगर भाग 9 ख के बारे में पूछे तो बस इतना याद रखिए कि सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 9 ख, यह भी पंचायत से ही संबंधित है, ठीक है। भाग 9 ख जो है सहकारी समितियों का उल्लेख करता है, ठीक। अब आइए भाग 11 पर। यह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए, ठीक है। क्या है? इसमें दिया है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। जो हमारा संघ है, उसके बाद जो हमारा प्रत्येक राज्य है, इनके मध्य जो संबंध है, उन संबंधों का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 11 में। किसमें किया गया मेरे प्यारे मित्रों? भाग 11 में, ठीक है। 12, 13, 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 में जैसे वित्त है, संविदा है, इनका उल्लेख है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो पूछता, ठीक है। हम आपको यहाँ पर वही चीज़ें बताएंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चाहे PCS हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेरे प्यारे मित्रों भाग 15 पर। भाग 15 पर तो मेरे प्यारे मित्रों भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचन मतलब चुनाव का उल्लेख है, ठीक है। भाग 15 में चुनाव का उल्लेख है। हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं वह किस भाग के अंतर्गत है?
5। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि भाग 15 में किसका उल्लेख है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपात, संविधान संशोधन, राजभाषा या निर्वाचन। तो आपको निर्वाचन टिक करना है। ठीक, यदि पूछ दे कि निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद कितने से कितने तक किया गया है, तो याद रखिएगा 324 से 329 तक। 324 से 329 तक के अनुच्छेद में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अगर भाग पूछे तो भाग 15 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आते हैं भाग 17 पर। भाग 16 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग 16 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं भाग 17 पर। भाग 17 में है राजभाषा का उल्लेख। ठीक है, भाग 17 जो है संविधान का भाग 17 राजभाषा का उल्लेख करता है। राजभाषा क्या होता है? देखिए, संघीय स्तर पर कोई भाषा नहीं है। ठीक है, संघीय स्तर पर भारत की कोई भाषा नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर है। आपको पता होगा कि जो भारत का राज्य है, ठीक है, भाषाई आधार पर गठन हुआ है। भारतीय राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ है? भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर इनका गठन किया गया है। जिस क्षेत्र में जितनी बहुलता थी, जिस भाषा की बहुलता थी, अधिकता थी, उसी भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि 1953 में सबसे पहले गठन किया गया था किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है, ओके। अब भाग 18 में किसका उल्लेख है? भाग 18 में है आपात उपबंध का। ठीक है, आपातकाल का। ठीक है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जब हम आपातकाल को पढ़ेंगे तो आपातकाल का वहाँ पर विस्तृत डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर विस्तृत डिस्कशन हम लोग करेंगे भाग 18 का। बस आप लोग यहाँ पर जानिए कि भाग 8 में क्या है, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। ठीक, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि आपात उपबंध किस भाग में है या फिर आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो किस भाग में? आपका उत्तर होगा 18 भाग में। ठीक है, भाग 18 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक भाग और पढ़ लेते हैं, भाग 20 इंपॉर्टेंट है। ये जो आपात उपबंध है हमने बताया कि 3 प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 3 प्रकार का। बाकी तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक एक भाग को अलग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, ओके मेरे प्यारे मित्रों, अब देख लेते हैं भाग 20 को हम लोग। ठीक है, भाग 20 हमारा कहता है, या फिर भाग 20 में किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का। भाग 20 में किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? जैसे हमने अभी बताया, यहाँ पर देखिएगा, पहले कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। पहले कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन संविधान में संशोधन करके भाग 4 का जोड़ दिया गया है, और यहाँ भाग 9 का और भाग 9 ख जोड़ दिया गया है। ठीक है, भाग 9 क और भाग 9 ख जोड़ दिया गया है। तो संविधान संशोधन इसे ही कहते हैं, मतलब जो हमारा पहले से संविधान बना है उसमें कुछ संशोधन करके कुछ जोड़ना या कुछ घटाना क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। और संविधान संशोधन का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 20 में। और अगर अनुच्छेद पूछे तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये रहा भाग। और ध्यान रखिएगा, पूछता कौन कौन है? भाग 20 सबसे ज़्यादा पूछता है, 18 पूछता है, 17 पूछता है, 15 पूछता है। ठीक है, उसके बाद 9 क 9 ख और यहाँ से 9 पूछता है। ठीक, उसके बाद आपका पूछता है भाग 4 क, उसके बाद भाग 3, भाग 2, इतना पूछता है। ठीक, भाग 1 तो आपको ऑटोमेटिकली याद है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, तो इतने हैं जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी जो अलग से बना है 5 6, उसके बाद इधर 11 है, ये सब पूछने की संभावनाएं रहती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, जिन पर मैंने टिक किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपका PCS हो, चाहे वनडे हो, चाहे SSC हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आज समाप्त हुआ हमारा संविधान का भाग। और थोड़ा सा जो हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे थे मेरे प्यारे मित्रों, तो वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। हालांकि इससे पहले जो अनुसूची वाला वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन एक गलती हमसे ये हो गई थी कि जो हम बोलना चाहते थे वही लिखे हैं वहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी बोलने में गलती क्या हुई कि जैसे हमने आपको बताया कि जब संविधान जो है लागू कब हुआ था, आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो हमने रीजन बताया था कि मेरे प्यारे मित्रों, अगर 26 नवंबर 1949 को ही पूरा बन गया था तो पूरा लागू क्यों नहीं हुआ? तो इसका मैंने जो कारण है, कारण को बताया था। क्योंकि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 का,
लाहौर अधिवेशन यहाँ पर, ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन कब था? यह दिसंबर में। दिसंबर के बाद क्या आता है मेरे प्यारे मित्रों? जनवरी आता है, ठीक है, जनवरी आता है। लेकिन वहाँ पर जब मैं दिसंबर कर रहा था, मेरे दिमाग में दिसंबर ही घूम रहा था और मैंने 26 जनवरी की जगह दिसंबर ही लिख दिया, ठीक है, 26 जनवरी। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो 1929 के बाद क्या आ जाएगा? 1930। तो मेरे प्यारे मित्रों 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के तहत हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी के दिन ही, यानी किस दिन, किस डेट पे? 26 जनवरी को ही 1950 में पूर्ण संविधान लागू किया था। लेकिन यहाँ पर मुझसे गलती क्या हुई कि यहाँ पर दिसंबर बोलते बोलते मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया? दिसंबर। लेकिन जबकि दिसंबर नहीं होगा, क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? जनवरी होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था? अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला डस्टर? मिल नहीं रहा है। यहाँ पर देखिएगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना, जब हम प्रस्तावना पढ़ लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे तो पहले प्रस्तावना का ऐतिहासिक वर्णन पढ़ेंगे कि प्रस्तावना आया कहाँ से। उसके बाद प्रस्तावना की उपयोगिता पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है या फिर संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो अंगीकरण की तिथि है हमारा कहाँ से मिलता है? संविधान से ही। उसकी जानकारी संविधान से ही मिलती है, ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से यह जानकारी मिलती है कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी वर्ड का प्रयोग किया गया है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष इत्यादि जो शब्द हैं, उन शब्दों का भी व्याख्या हम एक एक शब्द का व्याख्या करेंगे, ठीक है। एकदम विस्तृत लेवल से करेंगे। हो सकता है कि प्रस्तावना पर 2 वीडियो बन जाए, ठीक है। तो चलिए दीजिए इजाज़त, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।